आज हम जूनियर लीगल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम 2019 में आरपीएससी ने आयोजित करवाया था उसके 70 के बाद वाले क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले वाले क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में देखे थे हमने। भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्यों को उपबंधित किया गया है। ये 51A(I) में इसका प्रावधान किया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं उनको क्रम में याद रखने का जो ट्रिक है वो हम जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तब उस लेक्चर में देखेंगे। द वर्ड सेक्युलर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। भारत के संविधान में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है। रियल में सेक्युलर का अनुवाद वहाँ पंथ निरपेक्ष है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सेक्युलरिज्म के दो अर्थ होते हैं, दो विशेषताएं मानी गई हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। तो इसका जो फोर्थ आंसर है, नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर फेथ और रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है, जो वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, इसके अलावा जो इंडियन कॉन्सेप्शन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू का और महात्मा गांधी का सर्वधर्म समभाव, उसके बाद में TN मदान क्या कहते हैं, राजीव भार्गव का प्रिंसिपल स्टेट है, ये वाला जो कॉन्सेप्शन वाला पार्ट है ये हम सेक्युलरिज्म पे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों का जिक्र है। ये हमने पहले ही देखा था। इक्वलिटी बिफोर लॉ UK से आया हुआ पदबंध है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ USA से अपनाया गया। निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है, जबकि यह जो 19(1) है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें यह है कॉन्सेप्ट निहित माना गया। किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के 3 आधारों का उल्लेख है। तो उसमें युद्ध और बाह्य हमलों होने की स्थिति में ही 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह प्रावधान आर्टिकल 39A में किया गया है। हम ये देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में, उसमें 3 DPSP ऐड किए थे। ये जो इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया था, ये एक तरीके से समाजवादी टर्न था इंदिरा गांधी की राजनीति में, समाजवादी रुझान या झुकाव था। तो ये जो है, इनमें से मुख्य रूप से ये दोनों ये समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित लगते हैं। 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता और 48 पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा, ये 3 का प्रावधान किया था। ये तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ है। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटेन से आया और इस विचार का मूल है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी लोगों के लिए समान कानून है और किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो ये सब ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन, विधि के शासन की अभिव्यक्ति है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। जो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं और 368 के तहत ये संशोधन के योग्य है या नहीं, इसकी भी एक केस की श्रृंखला है। नाइनटीन 1960 में मामला आया बेरूबाडी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
लेकिन 1973 केशवानंद भारती का मामला, जो बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे की संकल्पना के लिए प्रसिद्ध है, उसमें तथा उसके बाद में LIC का केस जो 1995 में आया, उन दोनों केसेस में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब भाग है तो डेफिनेटली उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आज की तारीख में प्रस्तावना का स्टेटस है, वह है प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का दूसरा भाग है, तभी 368 के तहत इसमें संशोधन संभव है। लेकिन केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो नया विचार आया था बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का, वह इस पर भी लागू होता है कि संशोधन हो सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे का नहीं हो सकता। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय का अंग है, ये किस में कहा था? केशवानंद भारती में कहा था, और उसके बाद में LIC के केस में कहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। विधि संगत लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर रूल ऑफ लॉ। भोपाल गैस रिसाव, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ एक 5-7 केसेस ऐसे हैं जो सामान्यतः पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, उसी टाइप का ये एग्ज़ाम, ये पेपर है। तो 2-4 केसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है पॉलिटी के स्टूडेंट के लिहाज से, उनमें से एक है ये वाला। हालांकि ये जो भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन आ गया तो हमें एक अलग चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये त्रासदी जब हुई थी तो जीके का क्वेश्चन होता था कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, उसका नाम था मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC। अभी हाल ही में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ही विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर के उद्योग में, विशाखापत्तनम के पास गांव में ये फैक्ट्री थी LG कंपनी, जो अपने लाइफ गुड्स की प्रसिद्ध कंपनी है, इस में रिसाव हुआ था जहरीली गैस से, लगभग 10-12 लोगों की डेथ हुई थी। तो यहाँ कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन का। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? LG पॉलीमर, विशाखापट्टनम में स्टायरीन का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद कौन से केस को माना जाता है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं? 15(3) में ये प्रावधान किए गए हैं कि आर्टिकल 15 है, उसकी जो सोल है वो है कि भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। लेकिन 15(3) में ये कहा गया है कि राज्य इनके लिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन के काम करेगा वह है भेदभाव नहीं माना जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? 19(2) में जो रिक्वायर्ड प्रतिबंध हैं उनका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में कोई भी FR एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो, यानी सभी फंडामेंटल राइट हैं उन पर कुछ न कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध है, युक्ति संगत प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। जब हम FR पर, फंडामेंटल राइट पर लेक्चर्स देंगे तब उनका उल्लेख करेंगे। निम्न में कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला है, वही मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? आर्टिकल 18। श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, किस वाद में निर्धारित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। यह केस पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह जो टर्म है मेकिंग ऑफ क्लास विद इन क्लास, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो कानून बनाया था भारतीय पार्लियामेंट ने कि बाहर से आने वाले जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए शरण भारत देगा,
उस कानून पर यह आरोप है कि वह क्लास विद इन क्लास का एक तरीके से मेंटेन करता है, यानी वह भेदभाव पर आधारित है। अनुच्छेद 14 में पिछड़ा था अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर में कही थी। अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्राइवेट एजुकेशन में आरक्षण कब दिया गया था? प्राइवेट एजुकेशन में आरक्षण मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था। मनमोहन सिंह सरकार ने 93वें संशोधन के द्वारा 2005 में यह आरक्षण दिया था। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह लैंग्वेज है आर्टिकल 21 की। ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यह क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चंस में कि यह टर्म कहाँ से लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने यूएसए से लिया। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की भी जो व्याख्या है वह सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन के केस में अलग तरीके से की, और फिर वो 1978 में मनेका गांधी के केस में इसकी व्याख्या और ज़्यादा वाइड की। यह हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस है। उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण के अधिकारी नहीं है, यह निर्णय दिया गया मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में। निम्न कौन सा वाद बियरर बॉन्ड के नाम से प्रसिद्ध है? आर.के. गर्ग, अन्य भारत संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के 19 में जो स्वतंत्रता है वह किसको प्राप्त होती है? यहाँ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो कुल भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है। बाकी सभी है वो सभी के लिए है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि धर्म से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए हैं, जबकि कल्चरल जो राइट हैं संस्कृति से संबंधित वो राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेल होते हैं। प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, यह रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, अनियमित है, अवैधानिक है, विधिपूर्ण है, अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। 94 यह एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की लैंग्वेज है कि वह कानून जो अनरीजनेबल है यानी जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेट करता है उसको न्यायालय स्ट्रक डाउन कर सकता है। क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई वो थी रामनंदन कमेटी। इंदिरा साहनी के केस को में क्रीमी लेयर का मामला आया था, तो उस मामले के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तय किया और क्रीमी लेयर की सीमाएं क्या होंगी उसके लिए जो कमेटी बनाई वह रामनंदन कमेटी थी। स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हित को संरक्षण करने हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(5) में
यह प्रावधान किया गया है कि जो स्थानीय वासी हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए मूवमेंट से रिलेटेड कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। फेरी वालों के अधिकार का सुदान सिंह का मामला है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद आत्म अभिशंसन यानी खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका प्रावधान 20(3) में है। निमो डिबेट विश्व एक्साश्री का नियम संबंधित है। यह है डबल जियोपार्डी कॉन्सेप्ट, यानी एक बार के क्राइम के लिए एक ही बार सजा हो सकती है, 2 बार नहीं। निम्न कौन सा वाद ऑटो शंकरवाद के नाम से प्रसिद्ध है? आर राजगोपाल, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस पेज पे ये जितने भी मामले हैं ये पॉलिटी के स्टूडेंट के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिवाय 98 के। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमें पता है, जर्मनी से। किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या दी थी? यह एके गोपालन बनाम भारत संघ में पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, और यही पर्सनल लिबर्टी की जो डेफिनेशन है बाद में मनेका गांधी के केस में कोर्ट ने बहुत डिटेल या इसका वाइड व्याख्या की थी 1978 में। अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस नियम को संगत है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ अंडर आर्टिकल 21। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये यूएसए से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें यूएसए में ये देखा जाता है कि कानून, सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है, कानून का जस्ट होना यानी कानून का युक्ति संगत होना भी जरूरी है, यानी वह प्राकृतिक न्याय के नियमों पर आधारित होना चाहिए। राइट टू कंपल्सरी फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज गिवन अंडर आर्टिकल 21A बाई फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। यह प्रावधान वाजपेयी सरकार ने किया था। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 86 में 2002 में 21A से एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, तथा साथ ही DPSP में भी चेंजेस किए और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी। फंडामेंटल ड्यूटी 51A के और DPSP में रिलेटेड 45 में संशोधन किया। ये आर्टिकल 86 से हुआ। निम्न कौन सा वाद फोन टेपिंग वाद से फेमस है? ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। स्वास्थ्य व चिकित्सा सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है, स्थापित हुआ। स्वास्थ्य व चिकित्सा सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है, स्थापित हुआ कौन से केस से? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवनाधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, निम्नलिखित वाद में स्थापित किया गया। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ का राइट है उसमें राइट टू डाई शामिल नहीं है। ये किस में हुआ? पी रतिनाम बनाम भारत संघ का केस था। इस केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी समाहित है। बाद में इस निर्णय को ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट में इसे पलट दिया गया और यह कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और फिर इस निर्णय को एनजीओ कॉमन कोज, प्रशांत भूषण का जो एनजीओ है, एनजीओ कॉमन कोज की याचिका पर ज्ञान कौर के निर्णय को पलट दिया और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वैध है कि पैसिव यूथनेसिया वैध है, यानी मृत्यु का अधिकार शामिल है, लेकिन वह एक्टिव यूथनेसिया की बजाय पैसिव यूथनेसिया यानी किसी को डॉक्टरी सहायता से
मृत्यु प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी उसे मारा नहीं जाएगा, लेकिन अगर जो लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हटाने से उसकी मृत्यु होती है तो वह, अगर उसकी विल के अकॉर्डिंग है तो यह उसके राइट टू लाइफ में शामिल है। यह केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जो राइट टू डाई है, जिसे यूथनेशिया कहते हैं, यह बहुत लंबी बहस है कि क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है या नहीं है। आज की अभी 2018 में जो केस आया, उस केस के हिसाब से भारत में पैसिव यूथनेशिया वैध है। निजता का अधिकार एक आतंकित अधिकार नहीं है, निम्नलिखित वाद में निर्णित हुआ। ये जो 107 और 108 ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली पुराने क्वेश्चंस हैं। इनके दोनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ओवर रूल करने वाले डिसीजन आ चुके हैं, इसलिए इनको पूछने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता था, लेकिन चूंकि लॉ का पेपर है इसलिए इनको पूछा गया होगा। तो राइट टू प्राइवेसी का जो डिबेट है, इसमें हम राइट टू प्राइवेसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्ववर्ती दो मामले थे, MP शर्मा और खड़क सिंह, इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था, यानी राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन 2017 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जो आधार की अनिवार्यता, आधार कार्ड की अनिवार्यता का जो केस था, RS पुत्तास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में ये बात कही गई है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी प्रत्येक पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लागू होते हैं। तो डेफिनेटली राइट टू प्राइवेसी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, राइट टू प्राइवेट भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके आधार पर देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट वाज हेल्ड इन फॉलोइंग केस। खड़क सिंह के केस में ये बात कही थी, लेकिन आज की तारीख में महत्वपूर्ण है वह खड़क सिंह और MP सिंह की बजाय RS पुत्तास्वामी व अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वह महत्वपूर्ण है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया? यह सर्वप्रथम मोइनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में किया गया था, और उसके बाद में उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश में भी कहा गया। यद्यपि RPSC ने आंसर यूनिकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश माना है, लेकिन ये पॉलिटी के स्टूडेंट के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन का कानून है वह बन चुका है। बिना युक्ति युक्त आधार की हत्या के मामले में जमानत न दिए जाने वाला अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किस केस में? बाबू सिंह। निम्न कौन सा हथकड़ी विवाद के नाम से जाना जाता है? प्रेम शंकर शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गंगा वाटर केस? MC मेहता। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो केस होते हैं उनमें एक नाम आप सामान्यतः देख सकते हैं, MC मेहता। बहुत इंडिया के एनवायरनमेंट से रिलेटेड मामलों में बहुत प्रसिद्ध लिटिगेंट है।
निम्न में कौन सा वाद हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है? शीला बार से। निम्न में कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है? ये जो केसेस हैं ये लीगल एग्जाम के लिहाज से ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद संबंधित है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1997 में विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के काम करने पर वहाँ जो उनका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, और ये गाइडलाइंस बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस थी कि क्या सेटअप रहेगा, कहाँ महिला शिकायत कर सकती है, और महिला के वर्क प्लेस पर क्या क्या सुविधाएं एम्प्लॉयर को देनी होगी। बहुत लंबे समय तक इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर चलता रहा। हालांकि बाद में 2013 में कानून बन गया जो कार्यस्थल पर महिला के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए बना है। अब आपातकाल के इसमें भी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ 44 में संशोधन कर दिया कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नलिखित वाद में निर्णित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण केस नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23 में स्पष्ट लिखा हुआ है। न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी भुगतान अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। यह क्वेश्चंस आरपीएससी ने गलत माना है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, यह कौन से डीपीएसपी से संबंध है? आर्टिकल 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? ये जो 29 और 30 हैं दोनों कल्चरल राइट से संबंधित हैं। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता से हैं, तो अनुच्छेद 25 इसका आंसर होगा। निम्न कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है? ये जो क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबस कार्पस का केस, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, एडीएम जबलपुर। इस केस का कि राष्ट्रीय आपातकाल 1976 में चल रहा था, उस दौरान एक केस आया कि शिवकांत शुक्ला का केस एमपी हाई कोर्ट में शिवकांत शुक्ला के फेवर में आया, यानी इनको आपातकाल के दौरान भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुविधा यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार मिलेगा। लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध जबलपुर के जो एडीएम थे विजय, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के निर्णय के उलट यह निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान हिबस कार्पस का अधिकार नहीं रहता। यह निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक तरीके से काला अध्याय माना जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के अच्छे डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। और इस निर्णय में जो एडीएम जबलपुर वर्सेज एस शुक्ला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें एकमात्र जस्टिस एचआर खन्ना थे जिन्होंने डिसेंट लिखा था, यानी इस निर्णय से अपनी सहमति नहीं जताई थी, अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इसी क्वेश्चंस में जो अन्य केस हैं, जैसे नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली है। नाज फाउंडेशन के केस में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 377 जो अननेचुरल सेक्स से संबंधित धारा है यह अवैधानिक है। लेकिन नाज फाउंडेशन के केस को बाद में सुरेश कुमार कौशल सिंह के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, यानी उसको अननेचुरल सेक्स को दोबारा से रीक्रिमिनलाइज कर दिया। फिर इस केस को पलटा गया बाद में
इस केस को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के केस में पलट दिया गया। यानी आज नवतेज सिंह जौहर के जजमेंट के अकॉर्डिंग 377 स्टैंड नहीं करती है, यानी अवैध है। अनुच्छेद 14 व 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। कर्मकारों को उपयुक्त व मानवीय कार्य दशाएं प्रदान करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में जारी किए गए? सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पोषित धार्मिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? ये इसका प्रावधान क्या है? आर्टिकल 28 में। हमें पता है 25, 26, 27 और 28 ये 4 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार हैं। आर्टिकल 25 में प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, 26 में प्रबंधन है धार्मिक मामलों का, धार्मिक मामलों से संबंधित संस्थाओं का, 27 में है कि कोई टैक्स वसूली नहीं की जाएगी दूसरे धर्म के प्रचार करने के लिए या किसी धर्म विशेष के प्रचार करने के लिए, और 28 में है कि धार्मिक और शैक्षिक संस्थान का प्रबंधन किया जा सकेगा। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि मूल अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए? ये क्वेश्चंस डिलीट कर दिया क्योंकि मूल कर्तव्य इनमें से किसी संविधान से नहीं लिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 124 का जो 124(4) है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? प्रलेखों का न्यायालय यानी ये क्वेश्चन हम पहले भी आ चुका है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होते हैं। पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नलिखित किस अनुच्छेद में की गई है? ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की अनुच्छेद 40 में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? आर्टिकल 143 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने व कार्य करने के लिए हो सकती है? अनुच्छेद 224 में इसका प्रावधान है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? आर्टिकल 227। निम्न में ये चूंकि लॉ का पेपर है इसलिए आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे गए। पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल्स इतने महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न में से किस में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता? यह इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद यह मूल क्षेत्राधिकार में है। 2 कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता। आंसर होगा 2 अधिक राज्यों के मध्य विवाद यह भी है। भारत सरकार किसी राज्य अथवा राज्यों के एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद भी मूल अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द समाहित किए गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने किए थे। भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। इंडिया कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज केंद्र राज्य मध्य शक्तियों का विभाजन है। यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र की परिभाषा नहीं है पर केंद्र राज्यों मध्य शक्तियों का विभाजन है। यह संघ की परिभाषा है, संघवाद है यानी एक फेडरल स्टेट है। संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है यानी स्टेट्स हेड इज इलेक्टेड बाय पीपल। यह एक रिपब्लिक होने की शर्त है। भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। तो इस तारीख को कुछ एक अनुच्छेद ही लागू हो पाए थे। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे हम
गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय को शक्ति हस्तांतरण व देश के विभाजन से संबंधित है? माउंटबेटन प्लान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल, नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यह क्वेश्चन है, यह है थोड़ा सब्जेक्टिव नेचर का है कि अलग अलग संविधानविदों ने भारत के संघवाद पर अलग अलग टिप्पणी की है, लेकिन भले ही केंद्र शक्तिशाली हो लेकिन इसकी नेचर है वह संघ की ही है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघ भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो आंसर होगा थर्ड। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के जो संघवादी मॉडल है उस संघवाद में जो विशेषताएं होती है, शक्तियों का वितरण है, उस शक्तियों के वितरण का जो प्रारूप अपनाया गया है उनकी अलग अलग विशेषताएं अलग अलग देशों से ली गई है। हम देखते हैं। भारत के संघवाद में शक्तियों का विभाजन का जो प्रारूप है उसमें समवर्ती सूची यानी 3 सूचियां बनाई गई है। सूची फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड सूची है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है, यानी इन तीनों सूचियों में जो सब्जेक्ट लिखने से बच गए या शेष रह गए वो उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। भारत में सशक्त केंद्र के साथ संघवाद है, यानी केंद्र सरकार है, यानी यूनियन के पास शक्तियों का वितरण शक्तियां ज़्यादा हैं। यह प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है, क्योंकि जो दूसरा संघवादी व्यवस्था है जहां से भारत ने कुछ अपनाया है वह है यूएसए। लेकिन यूएसए और स्विट्जरलैंड दोनों देशों में राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति है, यानी यूनिट्स इकाई ज़्यादा सशक्त है बजाय केंद्र के। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है, यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में जो अपर हाउस का निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अपने यहाँ राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। और राज्यपाल का कार्यालय का प्रावधान 1935 के एक्ट में भी था, वहाँ से लिया गया। किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूलभूत अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है? यूएसए से। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का प्रावधान था, तो वहाँ से लिया गया। प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, किस वाद से तय हुआ? केशवानंद भारती और LIC का जो 1995 का जो डिसीजन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को, यह भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ये भारत सरकार के एक तरीके से वकील होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। निम्न में कौन सा कार्य एक महान्यायवादी का नहीं है? भारत सरकार को सलाह देना है, विधायी प्रकृति का अन्य कार्य करना ये भी है, संविधान तथा न्याय विधि द्वारा दिए गए कार्य करना ये भी है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना यह कार्य नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी सदन में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, यद्यपि वोट डालने का राइट नहीं होता है। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकारों के लिए योग्य है, यानी विशेष अधिकारों का अधिकारी है? हाँ, आर्टिकल 88 के तहत भी उन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ये हमने जीएलओ का पेपर देखा। इस पेपर को सोल्व करने के दौरान हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें नोट की कि कुछ है केसेस जिनमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस और आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे गए थे, वो पॉलिटी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस सामान्य प्रकृति के हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे जाने लायक हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय जो महत्वपूर्ण रणनीति हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प दिए होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। तो हमें सिर्फ सोल्व करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें भी वो क्या ऑप्शंस हैं, उनके इर्द गिर्द और उनके आसपास की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वह भी गैदर करनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, महत्वपूर्ण डिसीजन जैसे नाज फाउंडेशन है या PUDR का डिसीजन है या मोइनी जैन का है या ADM जबलपुर है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। तो आज ये पेपर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।